मुझे ठीक से याद है मुंबई पुलिस को जो आर्मर दिए गए थे, जब गोलियां चली तो आर्मर को भेद कर गोली लग गई थी आर पार। इट बिकेम द टॉक पॉइंट। और उसके बाद में ये मांग उठी कि ये जो आर्मर जिस टेंडरिंग से खरीदे गए हैं, जिस ऑफिसर ने खरीदे हैं, उसको ये आर्मर पहनाइए और फायरिंग रेंज जो है उस पर खड़ा कीजिए और फायर कीजिए, ये आर्मर ठीक है या नहीं। एक चीज़ तो हमें बहुत साफ नज़र आती है, वो ये कि इंडिया इज़ नॉट अ फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर in Pakistan's domestic politics. Whereas in India, gradually in last 2 decades, you have seen that Pakistan has become a major factor to galvanize political support. जो सबसे मुश्किल काम है कि पाकिस्तानी आईएसआई चीफ रॉ के चीफ से मिले और रॉ का चीफ पाकिस्तानी आईएसआई चीफ से मिले। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान और दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज़ के दरमियान, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहते हैं। We have been locked in mutual suspicion and hostility. We have paid a heavy price for it. We owe it to our future generations to do our utmost to open a new chapter of goodwill and cooperation. मुंबई अटैक को अगर आप क्लोजली फॉलो करें तो आपको पता लगता है कि मुंबई अटैक नवंबर 2008 में तो हुआ, लेकिन इसकी जो प्लानिंग है कमोबेश 2 साल से पहले की जा रही थी। मुंबई अटैक की जो प्लानिंग की गई उसमें डेविड हेडले जो कि दाऊद गिलानी थे, उनका ओरिजिनल नाम दाऊद गिलानी था और उनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, उनके जो पेरेंट्स थे वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और राना तहूर ये एक अहम किरदार अदा करते रहे। पर्टिकुलरली डेविड हेडले जो हैं ये जाते थे, अमेरिका से जाते थे, मुंबई में जाते थे, वहाँ पर जाके अपने पर्सनल कैमरा से तस्वीरें लेकर आते थे, वहाँ पर रहते, एक होटल में रहे और वहाँ पर तमाम जो रैकी थी वो इन्होंने की। और अगर आप वो टाइम निकालें तो ये वो वक्त है कि जब भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के उस वक्त के जो फौजी प्रेसिडेंट थे वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ, दोनों ने कंपोजिट डायलॉग पर इत्तेफाक कर लिया हुआ था। दोनों मुल्कों के दरमियान कंपोजिट डायलॉग जो हैं वो हो रहे थे। एट दैट टाइम जनरल मुशर्रफ जो हैं वो इस बात को समझ चुके थे कि भारत के साथ हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। एक थिंकिंग है हमारी कि हम पहले एक लड़ाइयाँ करते रहे हैं, जंग करते रहे हैं। और आपको याद हो 2003-4 में जनरल मुशर्रफ ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पे और दोनों एक दूसरे की जो बॉर्डर्स हैं उसका एहतराम करेंगे। यहाँ पर मुशर्रफ साहब गए तो उनसे पहले इलेक्शन हुए 2008 में और उन इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो आई और यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ट्रेडिशनली हिंदुस्तान के साथ पीस की, अमन की ख्वाह है। अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड देखें तो बेनज़ीर भुट्टो जब पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने राजीव गांधी को यहाँ पर दावत दी थी। जब नवंबर 2008 में ये सारा वाक़या मुंबई में हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो भारत में अपने वफ़द के हमरा थे और भारत में भारत की जो आला डिग्निटरीज़ थी उनके साथ उनकी अपॉइंटमेंट तय थी। अगर वाकई में कोई आदमी आरोपों के सीधे कटघरे में जाके खड़ा हुआ तो वो था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑपोजिशन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से निशाने पर लिया। अगर आप पॉलिटिकली देखें तो भारतीय जनता पार्टी, इनकी रणनीति, राजनीति की रणनीति जो है वो पूरी तरह से नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता और कंट्री फर्स्ट, सोसाइटी नेक्स्ट एंड एट लास्ट द सेल्फ, इसके ऊपर चलती है। और वो लगातार पाकिस्तान और जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको लेकर खुलकर आरोप कर रहे थे कि ये कंट्रीज से
हमारी सार्वभौमिकता यानी कि हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है। और ये बात को उन्होंने अपने एजेंडा पे टॉप प्रायोरिटी पे रखा था। और जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ तो उनकी बात प्रूव हो गई। और जब उनकी बात प्रूव हुई तो वो लोगों के बीच जाके सड़क पर खुल के बोलने लगे कि हमने तो ये पहले ही बताया था कि इंडिया को अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन मौजूदा सरकार पाकिस्तान के प्रति अपना नरम रुख ले रही है और इसका खामियाजा कॉमन मैन को उठाना पड़ रहा है। ये बात लोगों के गले उतरी, लोग कन्विंस हुए और लोगों का जो एक पॉलिटिकल नजरिया है वो नजरिया चेंज होने के लिए ये टेररिस्ट अटैक जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर गया। The calls for action are growing louder. With elections due here in the next 6 months, the attacks have changed the political landscape of this vast country. एक चीज़ तो हमें बहुत साफ नज़र आती है, वो ये कि इंडिया इज़ नॉट अ फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन पाकिस्तान्स डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। आपको कभी इंडिया को एक फैक्टर बना के पॉलिटिकल स्पीचेस नज़र नहीं आएंगी। Whereas in India, gradually in last 2 decades, you have seen that Pakistan has become a major factor to galvanize political support in favor of a majoritarian political mindset. To be specific, the BJP politics has very skillfully used Pakistan factor to galvanize the Hindu support for their political agendas, for their political campaigns. ये चीज़ें जो थीं, they were an outcome of an opportunity available in the political realm कि इंडिया ने जब एक बहुत severe और misplaced narrative बनाया एंटी पाकिस्तान और अपनी पब्लिक को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं और पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है ये सारे रोग हैं, ये सब टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, यही हमारी हर प्रॉब्लम की जड़ है। अब वो नैरेटिव जो था वो यूज़फुल तो था उनके लिए, बट नाउ दे, इन माय ओपिनियन, दे आर हॉस्टेज टू देयर ओन नैरेटिव। अगर वो अभी चाहते भी हैं तो शायद पाकिस्तान के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स ऑन वेरियस डिस्प्यूट्स नहीं कर सकता। इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास होता है। तो प्रोफेशनली स्पीकिंग, मुंबई अटैक में जो ब्रीचेस हुई उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बट मुंबई अटैक की वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ काउंटर टेररिज्म अपैरेटस का, ऑर्गेनाइजेशंस का। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लिया और उसके बाद उन्होंने अपने मैकेनिज़म्स बेहतर किए। However, at that point in time, they weren't very ready. Yes, the people's thought are certainly with those people who have died, the Indians, the foreigners, the security personnel, the Mumbai police who had fought against all odds without the proper security jackets, without the bulletproof jackets, without rifles. They were using .303 rifle, which is a World War II rifle. सिक्योरिटी ब्रिज ये इंडिया के लिए राष्ट्रीय मुद्दा बना, नेशनल इश्यू, नेशनल टॉक पॉइंट बना। पुलिस के पास जो वेपन्स हैं वो टॉक पॉइंट बना। पुलिस ने जो आर्मर्स पहन के रखे थे वो टॉक पॉइंट बना। जिस तरह के सिक्योरिटी चेक्स हैं वो टॉक पॉइंट बना। मुंबई सिटी को, मुंबई सिटी की सिक्योरिटी को इस टेररिस्ट अटैक ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे बड़ी बात यह बनी कि पॉलिटिकल लोगों का जो रुझान था और पॉलिटिकल सोच थी वो भी चेंज हुई।
स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ा। चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सबके इस्तीफे आ गए। इतना ही नहीं, नेशनल लेवल पे बहुत बड़ी पहल हुई जिसके तहत मुंबई पुलिस को पूरी तरह से नए और आधुनिक हथियारों से लैस किया गया। मुझे ठीक से याद है, मुंबई पुलिस को जो आर्मर दिए गए थे, जब गोलियां चली तो आर्मर को भेद कर गोली लग गई थी आर पार। इट बिकेम द टॉक पॉइंट। और उसके बाद में ये मांग उठी कि ये जो आर्मर जिस टेंडरिंग से खरीदे गए हैं, जिस ऑफिसर ने खरीदे हैं, उसको ये आर्मर पहनाइए और फायरिंग रेंज जो है उस पर खड़ा कीजिए और फायर कीजिए, ये आर्मर ठीक है या नहीं। इस निचले लेवल के एलिगेशंस तक, यानी कि इतने गंभीर आरोप हुए और वो सारे के सारे लोग एक साथ कटघरे में आ गए जो कि ब्रीच के लिए कसूरवार थे। पाकिस्तान को इस बात का बड़ा रंज था जो मुंबई में हुआ और मुंबई में जो कीमती इनोसेंट जानें गईं, उसका पाकिस्तान ने बतौर स्टेट इस बात का इजहार किया कि ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और ये जो एक्ट था कि अजमल कसाब की या अजमल की जो लाश को फॉर्मली एक्सेप्ट ना करना, ये इस बात का एक्चुअली एक सिंबॉलिक बयान था कि हम ऐसे इक़दामात को पसंद नहीं करते। कि जैसे ही कसाब पकड़ा गया था, ये खबर फैली, लोगों की फौरी प्रतिक्रिया ये थी कि उसे तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। लेकिन भारत सरकार ने यह रुख अख्तियार किया कि उन्हें पहली बार कोई एक टेररिस्ट ऐसा हाथ लगा है जिसके जरिए यह प्रूव हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उसके पीछे पाकिस्तान की सरजमीन का यूज होता है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर का और वहां के सिस्टम का यूज हो रहा है। और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पूरा ट्रायल चलने दिया। कई सालों तक ये ट्रायल चला और ये ट्रायल जब जब हुआ तब सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो प्रिपेयर किए गए, डॉसियर बनाया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट को डॉसियर शेयर किया गया, यूनाइटेड स्टेट्स को शेयर किया गया, दूसरे देशों को यह डॉसियर शेयर किया गया और इंटरनेशनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह प्रूव कर दिया कि मुंबई पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। और यह वो पॉइंट था जिससे इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी का नजरिया पाकिस्तान के तरफ जो था वो अलग हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स जो कई बार पाकिस्तान की फेवर करता था, उसने अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया। जब सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन गए, सारे फोरम पे शेयर हो गए, लीगल प्रोसीजर कंप्लीट हुई, तब जाकर कसाब को फांसी पे चढ़ाया गया। इंडिया उस वक्त वर्ल्ड स्टेज पर एक इकोनॉमिक पावर हाउस तकरीबन बन चुका था। आज जिस स्टेट पे है इंडिया, उस स्टेट पे तो उस वक्त नहीं था। इट्स बीन 15 years, बट एवरीबडी न्यू कि नाउ इंडिया इज इन द बिग बॉयज गेम ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स। सो इंडिया का पास एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस था और इट वाज ग्रोइंग। सो इंडियन नैरेटिव जो फ्रेम हुआ, विच वॉज प्राइमरली एंटी पाकिस्तान, और इफ आई मे से कि उसमें जो वन लाइनर था वो ये था कि पाकिस्तान इज अ स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। उन्होंने वो नैरेटिव उसके बाद बहुत कामयाबी के साथ लॉन्च किया और दे मेड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट बिलीव कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं और पाकिस्तान के जो मतलब स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो हैं वो इन टेररिज्म टूल्स के पीछे हैं। Lest we forget, in November 2008, 10 terrorists entered the city of Mumbai through sea route from Pakistan.
killing 166 people, including 26 foreign nationals. These actors continue to walk free and have been organizing further cross-border attacks against my country. It took us some time to make the world realize कि ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो टर्म आती है वो है नॉन स्टेट एक्टर्स की, कि नॉन स्टेट एक्टर्स दुनिया में हर जगह हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेट के कंट्रोल में हो। वो नॉन स्टेट एक्टर्स बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जिसमें दो स्टेट्स जो हैं दे गेट लॉक्ड इनटू एन इम्पॉसिबल सिचुएशन टू गेट आउट फ्रॉम। और यही चीज़ जो थी वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फॉर पाकिस्तान के। उसके बाद से पाकिस्तान को इट टुक ऑलमोस्ट अ डेकेड टू गेट आउट ऑफ दैट ग्लोबल ओपिनियन कि पाकिस्तान इज़ ए स्टेट विच इज़ हार्बरिंग एंड स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, यानी कि पाकिस्तान की आईएसआई और हिंदुस्तान की रा, इनके जो चीफ्स हैं इनके दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान के आईएसआई चीफ की बात करें तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ सीआईए चीफ से मुलाकात करते हैं, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ चीन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उससे मुलाकात करते हैं, अफ़गानिस्तान वालों से मुलाकात करते हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल काम है कि पाकिस्तानी आईएसआई चीफ रॉ के चीफ से मिले और रॉ का चीफ पाकिस्तानी आईएसआई चीफ से मिले। तो ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के दरमियान और दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज़ के दरमियान, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस लगाते रहते हैं। ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम नहीं करते, काम भी करते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाता है और हिंदुस्तान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता रहा है। ये हिस्ट्री है, दिस इज़ द हिस्ट्री, अनडिनाइबल हिस्ट्री। तो लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम दोनों की जो कम्युनिकेशन है वो नहीं। नॉन स्टेट एक्टर्स को डिफ्यूज़ करने के लिए, उनके थ्रेट को मिटिगेट करने के लिए, उनके अफेक्ट को डाइल्यूट करने के लिए दोनों स्टेट्स, इंडिया और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि वो बातचीत करें। और जब तक ये बातचीत का आगाज़ नहीं होगा और उसमें कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए जाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे, तो नॉन स्टेट एक्टर्स तो अलाइव भी रहेंगे और उनके लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट रहेगी, वो इफेक्टिव भी रहेंगे। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.